प्लीज, है ना? कंफर्टेबल है? यस सर। 10th आपने कहाँ से किया है? सर मैंने क्लास 10th कामा हाई स्कूल से किया है 2016 में। आईसीएसई बोर्ड था। जी सर। और 12th? 12th मैंने नॉटर डेम अकेडमी से किया है 2018 में, एंड ग्रेजुएशन सत्यभामा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से किया है, अच्छा, दोनों पर इलेक्ट्रॉनिक्स। आईसीएसई और सीबीएसई दोनों पटना में ही किए हैं क्या? यस सर। 10th एंड 12th? यस सर। क्या फ़र्क होता है आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड में? सर एजुकेशन करिकुलम का फ़र्क होता है, सीबीएसई एनसीईआरटी करिकुलम को फॉलो करता है, आईसीएसई का अपना ऑटोनॉमस करिकुलम है एंड बुक्स चलती हैं जो आईसीएसई फैसिलिटेटेड होती हैं। सीबीएसई में बेसिकली एनसीईआरटी फैसिलिटेटेड बुक्स चलती हैं। तो आप 10th जब आईसीएसई बोर्ड से किए, 12th भी कर सकते थे, सही नहीं लगा क्या? नहीं स्विच सर, क्यों किए? सही था बट इट उस वक़्त बस ऐसा हुआ कि सीबीएसई में चले गए, ऐसा कोई थॉट प्रोसेस ऐसा नहीं था। अच्छा, बीटेक आप किए हैं, तो यस उसके सर। बाद कोई जॉब अप्रोच नहीं किए हैं? नहीं सर मैंने जब बीटेक कंप्लीट किया 2022 में, उसके बाद सिविल सर्विसेज़ की तैयारी में मैं लग गई। तो 22 से छल कंटिन्यू मतलब 3 साढ़े 3 साल। सर मैंने टेक्निकल क्योंकि बैकग्राउंड था तो मुझे 1 साल मैंने अपने पढ़ाई पे डेडिकेट किया। उसके बाद मैंने 2024 में बीपीएससी का फॉर्म भरा जिसका अभी इंटरव्यू कॉल अभी आया है। अच्छा, कितने बार बीपीएससी आपने दिया है? सर एक बार फर्स्ट टाइम। फर्स्ट बार। यस। इससे पहले भी कोई सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम दिए थे? नो सर। सिर्फ़ बीपीएससी फर्स्ट बीपीएससी। टाइम? यस सर। लगातार मतलब सर 3 साल? फर्स्ट टाइम 2024 में जब नोटिफिकेशन आई थी तो मैंने उस टाइम भरा था ने उसी का प्रोसेस अभी स्टिल ऑनगोइंग है तो ओके। 2026 में। ऑप्शनल आपने रखा है ज्योग्राफी, यस। क्यों? सर ज्योग्राफी साइंस फैसिलिटेटेड सब्जेक्ट है, पर मुझे उसकी तरफ रुचि रहा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस अच्छा मानिए एडमिनिस्ट्रेशन का। ठीक है, ऑप्शनल सिर्फ़ आप बोलते हैं साइंस ओरिएंटेड, बाद बाकी जो आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं प्री और मेंस ओरिएंटेड, यस। ऑलमोस्ट ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट हैं, यस। तो फिर? तो हम तो भी और पढ़ने पड़ते हैं। यस सर। हुँ। सर सारे सब्जेक्ट्स का अपना अपना महत्व है, सारे हमें इस तरीके से ट्रेनिंग एंड पढ़ाई की जाती है ताकि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिविल सर्विसेज में जो पब्लिक वेलफेयर पॉलिसीज़ या पब्लिक से डीलिंग करने में हमें हेल्प करेगी। और आप पटना में रहे हैं तो एक समस्या हमेशा रहती है, ड्रेनेज सिस्टम। यस। क्यों? क्यों दूर इसे किया नहीं जा रहा है? ड्रेनेज सिस्टम को लेकर काम क्यों नहीं हो रहा है? सर पटना में वो रैपिड अर्बनाइजेशन के कारण एक ड्रेनेज सिस्टम से जुड़ी हमें प्रॉब्लम्स दिखती है जो कि कॉन्क्रीटाइजेशन ऑफ जो लैंड्स होते हैं, जो रैपिड अर्बनाइजेशन का एक साइड इफ़ेक्ट है, जो कि अनप्लान्ड तरीके से जो भी फैल रही है उस तरीके से हम उस वजह से हमें ड्रेनेज प्रॉब्लम स्पेसिफिकली दिखाई देता है। बात रही उस पे काम करने पे, सर काम हो रही है पटना में, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उसमें लगी हुई है। सर्टेन स्कीम्स एंड ड्रेनेज सिस्टम का बेनिफिशरीज़ के लिए भी अभी ये काम चल रही हुँ। है। बिहार में भी सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन किस डिस्ट्रिक्ट में है? सर बिहार बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में है क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रियल था, बरौनी इंडस्ट्रियल एंड थर्मल पावर प्लांट्स है जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल सिटी होने के कारण वहाँ पे पोल्यूशन लेवल्स एक्यूआई लेवल स्पेसिफिकली ज़्यादा रहता यानी है। प्रशासनिक सेवा में आप जाएँगे, तो प्रदूषण की समस्या को कैसे ओवरकम कर सकते हैं? सर फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन हम सल्फर ट्रीटमेंट के लिए हम लोग स्क्रब मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। फिर कार्बन बेस के लिए नया एएससी सुपर क्रिटिकलिटी कोल थर्मल पावर प्लांट्स होता है। देन रिन्यूएबल एनर्जी में शिफ्ट कर सकते हैं जो कि हमने काम कर रहे हैं। ब्रेटा जो है बिहार कार्बन का। का आपने ज़िक्र एक कार्बन क्रेडिट पढ़े होंगे आप। यस सर। क्या है कार्बन क्रेडिट? सर कार्बन क्रेडिट मैकेनिज़्म होता है जो कि इंटरनेशनली पेरिस ट्रीटी के बाद उसका मार्केट मैकेनिज़्म हुआ है। जो फॉर एग्ज़ाम्पल एक अगर इंडस्ट्री है वो कितना कार्बन एमिट कर रही है और कितना कार्बन सिक्वेस्टर कर रही है कब हुआ उस था पेरिस ट्रीटी? 2015 में सर। 2015 में। ठीक, मैम। भावनाकृति भाव्याकृति में। भाव्याकृति सॉरी। यस। आपने अभी ये पॉल्यूशन को कम करने के लिए कुछ कुछ बताए हैं सर को सॉल्यूशन। यस। तो आपको लगता है कि ये सारे प्लांट्स को एस्टैब्लिश करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए गवर्नमेंट के पास फंडिंग है? मैम फंडिंग एलोकेशन सेंटर एंड स्टेट दोनों अपने हिसाब से भी करती है, प्लस हमारा फाइनेंस कमीशन भी हमें डिवॉल्व करता है। अगर हम इन्वायरमेंट फैसिलिटी ले रहे हैं तो 15th फाइनेंस कमीशन का एक क्राइटेरियन भी था कि अगर हम लोग ग्रीन एफर्ट्स ले रहे हैं तो उसके लिए हमें ग्रांटी नीड्स मिलेगा। तो हमें मिला है ग्रांट नीड्स? मैम वो प्रोसेस में है, मिला है। एक इम्प्लीमेंटेशन में भी हमेशा रहता है एडमिनिस्ट्रेशन में, बट इट इज़ ऑन द वे जो कि अभी हो रहा है। तो अभी जो इन्वायरमेंट के सस्टेनेबिलिटी अप्रोच के लिए अगर बिहार का हम लोग बजट देखें तो कितना एलोकेशन किया हुआ है? मैम एग्जैक्ट नंबर्स तो याद नहीं है बट इट हैज़ ग्रोन एट 13% ईयर ऑन ईयर पे हमारा
एलोकेशन बढ़ा है ग्रीन फ्रॉम बजट के बारे में सुना है यस आपने? मैम। क्या होता है ग्रीन बजट? मैम ग्रीन बजट बिहार में 2021 से आ रहा है जिसमें स्पेसिफिकली ग्रीन प्लान्स एंड ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर पे विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो कि ब्लू इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर को एक होलिस्टिक तरीके से डेवलप करने के तो लिए ग्रीन इस पे इंफ्रास्ट्रक्चर पटना में कहीं बना है? मैम ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर इको पार्क जैसे हो गया एक एग्जांपल है जो कि इको ग्रीन पार्क तो बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर दिनों से ही है। यस मैम तो वो एक फंडामेंटल प्राइम एग्जांपल है देन अभी जो नया नया सेटलमेंट्स हो रहा है वहाँ पे पार्क्स लेना कहाँ पे देन पार्क्स बने पॉन्ड्स हैं? पॉन्ड्स ये जो आप बनना बता रहे हैं सेक्टरल जो अर्बनाइजेशन आप बता रही हैं, तो यस मैम हमारे यहाँ प्लान अर्बनाइजेशन है? मैम प्लान ऑर्गेनाइजेशन अभी लिमिटेड वे में हो रहा है कहाँ पे हो रहा है पटना मैम में? फॉर एग्जांपल डिफेंस कॉलोनीज जो हैं हमारे पटना में जो कि दीघा की तरफ इस्टेब्लिश हुई हैं हुँ। वो एक प्लान तरीके से इस्टेब्लिश हुई हैं जहाँ पे तीनों इंफ्रास्ट्रक्चर को एक साथ कौन सा होलिस्टिक वहाँ पे मॉडल यूज़ किया गया है? मैम करंट मॉडल का नाम आई एम नॉट अवेयर ओके, तो रैपिड अर्बनाइजेशन में यू हैव हर्ड ऑफ सम मॉडल्स बिकॉज़ यू आर बीइंग अ ज्योग्राफी ऑप्शनल स्टूडेंट। यस मैम तो कौन-कौन से मॉडल हैं जिसके तहत अर्बनाइजेशन को हम लोग एक जगह पे रेगुलेट कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं? मैम बेसिकली इन रीसेंट टाइम सीबीडी का मॉडल यूज़ होता है सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे बिजनेस डिस्ट्रिक्ट होती हैं एंड सेटलमेंट एरियाज उसके पेरिफेरी में होती हैं तो हुँ। अभी जितने भी सिटीज़ अक्रॉस द ग्लोब एंड स्पेशली इन इंडिया एंड बिहार तो सीबीडी मॉडल पे हम लोग अभी इस्टेब्लिश कर रहे हैं और पटना में भी हम वही मॉडल को फॉलो कर रहे हैं। मैम वी आर ट्राइंग टू फॉलो दैट उसके हिसाब से हम लोग दिल्ली में अपने कनॉट प्लेस देखा है आपने? यस मैम वो वो सीबीडी मॉडल पे बेस्ड है सीबीडी मॉडल मॉडल यस पे यस बेस्ड है। जिसमें उसकी क्या कनॉट बेस्ड फीचर होती है? यस मैं जैसे कनॉट प्लेस एक बिजनेस सेंटर है तो वो सेंट्रल में है उसके पेरिफेरी में जैसे जैसे उसके पेरिफेरी में जाइएगा तो आपको पार्क्स एंड देन उसके पेरिफेरी में सेटलमेंट एरियाज देन रेजिडेंशियल एरिया फॉर वर्कर्स एंड जो माइग्रेंट्स होते हैं बट वो उसके सबका पेरिफेरी में पार्क्स एरिया तो नहीं है। मैम आई एम नॉट स्लम्स बीन डेवलप टू सीपी तो उस पर नहीं पता और बट उसके टेक्स्ट बुक डेफिनेशन वाज बेस्ड ऑन लेकिन सीबीडी पेरिफेरी में ऐसा तो नहीं है कि पार्क्स होने चाहिए। पेरिफेरी में तो हम लोग देखते हैं कि ज़्यादातर पुअर्स वहाँ पे रहते हैं बिकॉज़ जो कम्यूटेशन का जो उनका कॉस्ट है वो कम लगता है। यस मैम तो उसके लाइक सीबीडी कंसेंट्रिक सर्कल के तरीके से मॉडल इसका डेवलप्ड है डिसएडवांटेज क्या है सीबीडी मॉडल का? सर मैम सीबीडी मॉडल में डिसएडवांटेज हो सकता है फॉर एग्जांपल रेजिडेंशियल एरियाज दूर हो जाते हैं बिजनेस ट्रांसपोर्ट तो जैसे आपने कहा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का एक इशू आ जाता है जो कि वहाँ पे वर्कर्स होते हैं जो कि जनरली लोअर इनकम ग्रुप के आते हैं तो उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में एक मेजर सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हम फेस तो कर सकते सीबीडी हैं एरिया का एक मेजर प्रॉब्लम है पॉल्यूशन जो आपने बताया। यस एंड यू हैव हर्ड ऑफ द न्यूज़ ऑफ द पॉल्यूशन क्राइसिस इन दिल्ली। यस मैम तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग है, इफ यू आर अवेयर ऑफ इट। यस मैम सो मैम लैंडमार्क जजमेंट हमारा ताज केस से रिलेटेड है जिसमें नहीं, नॉट पोल्यूशन ताज केस, लाइक पार्टिकुलेट मैटर्स। पर्टिकुलर मैटर्स के लिए रिसेंटली अभी अरावलीज पे ही जजमेंट आई हैं जिसमें सिंस अरावलीज इज द इट इज नोन एज AQI द रिलेटेड जजमेंट। आई एम सॉरी आई एम ओके। आई कैन सी कि आपका जो प्रेफरेंस है बीएस सबसे पहले है, फर्स्ट प्रेफरेंस है, और सेकंड है आपका पुलिस सर्विस नॉट यस मैम एंड थर्ड है एसआर। यस मैम सो एसआर कौन से सर्विस के अंदर आता है? मैम ऐसा लैंड डिपार्टमेंट के अंदर आता है जहाँ पे सर्विस का क्या नाम है? मैम इंटायरली मुझे याद नहीं है बट लैंड बिहार रजिस्ट्रेशन बिहार सर्विस। रजिस्ट्रेशन ओके, सर्विस तो क्यों आपने रखा है बिहार रजिस्ट्रेशन सर्विस को थर्ड नंबर पे? मैम एक लेवल 9 जॉब है एक अच्छा गेजेटेड ऑफिसर का जॉब है ऑल्सो लैंड डिपार्टमेंट बिहार का एक मेजर डिपार्टमेंट है जो कि हमारे लैंड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को की तरफ हम लोग उसके लिए सॉल्यूशंस में करते हैं सो देयरफॉर एसआर प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करते हैं। रिजॉल्व नहीं करते हैं दे आर दी एपेक्स जहाँ पे रजिस्ट्रेशन एंड लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट्स नॉट एग्जैक्टली डिस्प्यूट्स बट लैंड एग्जैक्टली रजिस्ट्रेशन जॉब प्रोफाइल क्या होता है सब रजिस्ट्रार का? सर मैम सब रजिस्ट्रार का प्रोफाइल इज अबाउट द लैंड रजिस्ट्रेशन दे आर दी नोडल अथॉरिटी जो वहाँ पे बैठते हैं जो जितने भी लैंड रिलेटेड रजिस्ट्रेशन स्टैम्प ड्यूटी कंसर्न्स हैं तो दे आर दी ऑफिसर ओके, हु इज लैंड कंसर्न रजिस्ट्रेशन कैसे होती है? मैम द इंटायर प्रोसेस आई एम नॉट ओके, तो एसआर का रोल बस यही है कि लैंड रजिस्ट्रेशन करती है। मैम लैंड रजिस्ट्रेशन के उसके साथ साथ लैंड डिसबर्समेंट फॉर एग्जांपल अभी तो मान लीजिए डिजिटलाइजेशन रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का क्या योगदान रहेगा? सिर्फ लैंड रजिस्टर करना? नो मैम सो लैंड रजिस्टर करना फॉर एग्जाम्पल बिहार में एक लैंड से रिलेटेड सबसे ज़्यादा डिस्प्यूट मैटर्स होते हैं जहाँ पे देखा जाता है एक लैंड बहुत सारे लोगों के नाम पे रजिस्टर्ड है तो हमारा भी डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स का हमने स्कीम मिशन शुरू किया है ताकि ये प्रॉब्लम्स को हम लोग डिजिटलाइज करके उसको उसको सॉल्व कर सके वहाँ पे द रजिस्ट्रार प्लेज अ पिवटल रोल जहाँ अच्छा ठीक है, लैंड डिस्प्यूट्स इतने क्यों है बिहार में?
मैम बिकॉज़ बिहार में देखा जाता है कि स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड्स आते हैं, जहाँ पे फार्मर बेस्ड इकोनॉमी है हमारी। सो लैंड एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन द इकोनॉमी एज़ वेल एज़ सोशो इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ द पीपल हू आर लिविंग हियर। तो लैंड से रिलेटेड एक बहुत इंटीग्रल पार्ट हो जाता है ऑफ द हाउसहोल्ड ऑल्सो। सो देयरफॉर पीपल आर ऑल्सो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए भी लैंड एक बहुत इंपॉर्टेंट, सो फाइनेंशियल, सोशो इकोनॉमिक एज़ वेल एज़। इसीलिए लैंड डिस्प्यूट्स है। तो लैंड फ्रेगमेंटेड डिस्प्यूट्स है, फैमिली डिस्प्यूट्स मेजर कंसर्न होते हैं लैंड डिस्प्यूट्स के, जहाँ पे ड्यू टू। कोई हिस्टोरिकल लीगेसी नहीं है। मैम हिस्टोरिकल लेगेसी भी आई एम सॉरी। ओके सर। आपने जिक्र किया था पटना में, सर ने पूछा था ड्रेनेज के सिस्टम को लेकर, और पटना में क्या-क्या मुख्य समस्या आपको दिखता है? सर पटना एक अर्बन एरिया है, तो पोल्यूशन का समस्या दिखता है। देन स्लम का भी समस्या दिखता है पटना में, जहाँ पे माइग्रेट यहाँ। देन आउट माइग्रेशन का भी समस्या है बिहार में। सो दीज आर द मेजर प्रॉब्लम्स जो पटना एज एन अर्बन सिटी फेस करता है। और लॉ एंड ऑर्डर ठीक है? सर लॉ एंड ऑर्डर का भी इशू है, बट वो। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि एक बच्ची का, नीट की स्टूडेंट थी, उनके साथ गलत हुआ है। यस सर। आपके आपका इस मैटर पे क्या प्रतिक्रिया है? सर वी शुड अडहियर टू द लॉ एंड ऑर्डर। जो भी प्रॉब्लम्स है उसका निष्पक्ष उसमें कार्रवाई की जानी चाहिए, उसके ऊपर देखनी चाहिए। एक सेंसिटिव मैटर है, सिंस एक अंडर एज गर्ल के मैटर है, सो ऑल्सो सम सेक्शुअल टेंशंस हैव ऑल्सो बीन देयर, तो उसका निष्पक्ष अ, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए एंड व्हाटएवर द लॉ सजेस्ट उसके ऊपर पुलिस उनका तो ये पहले होना ही चाहिए। अपना वर्डिक्ट दे दी थी। सर पुलिस एक सिस्टम के अंतर्गत एक इंटीग्रल पार्ट है। दे शुड आल्सो अडहियर टू द लॉज एंड उसके अकॉर्डिंगली उनको इन्वेस्टिगेशन एज वेल एज। आपके हिसाब से हॉस्टल सुरक्षा के लिए क्या-क्या मानक हो सकता है? सर हॉस्टल सुरक्षा के लिए पर्टिकुलरली अगर ग्राउंड लेवल पे बात करें तो वार्डन सिस्टम एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है फॉर द सिक्योरिटी पर्पसेस। अगर गर्ल्स हॉस्टल है तो वहाँ पे एक फीमेल वार्डन का होना ज़रूरी है, जो कि वहाँ पे 24/7 हम लोग रख सकते हैं। ऑल्सो सिक्योरिटी गार्ड्स भी हम लोग एम्प्लॉय कर सकते हैं ग्राउंड बेस लेवल। ऑन इंस्टीट्यूशनल लेवल लॉज हो सकते हैं फॉर अंडर एज गर्ल्स जो कि आते हैं यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए, एजुकेशन सिस्टम के लिए। तो जो भी कोचिंग सेंटर्स है उनके ऊपर भी एक होना चाहिए कि अगर आपके बच्चे जो हॉस्टल में, एक काइंड ऑफ रेगुलर इंस्पेक्शन होनी चाहिए इफ द स्टूडेंट्स आर सेफ और नॉट। सो दीज आर द थिंग्स दैट वी कैन डू टू अच्छा, एक इंश्योर उसमें रीज़न दिया गया था कि ऑनलाइन स्टूडेंट जो है वो क्लास लेके और ऑफलाइन जाना छोड़ के और ऑनलाइन पढ़ाई कर रही थी। आपके हिसाब से ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो सही है, या फिर ऑफलाइन जाके क्लास करना ये सही है? सर वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के अपने-अपने महत्व है। कोविड के बाद ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम एक बूम किया है इंडिया में। तो एजुकेशन आप नॉलेज यू कैन टेक फ्रॉम एनीवेयर। आप जहाँ रहा बच्चों का ऑफलाइन लेके ऑनलाइन जाना, तो वहाँ पे पेरेंट्स एज़ वेल एज़ द इंस्टीट्यूशन दोनों का एक कोलैबोरेशन होना चाहिए। जहाँ पे अगर बच्चे आ रहे हैं तो एक बायोमेट्रिक सिस्टम वहाँ पे अटेंडेंस के लिए लगाना चाहिए, ताकि पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन जाए कि उनके बच्चे वहाँ पे प्रेज़ेंट है या नहीं है। आपको नहीं लगता कि इतना टेक्नोलॉजी यूज़ करने के बाद भी कुछ लूप होल है? आप एजुकेशन में देख लीजिए कि बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो लोकेशन के लिए कहीं से भी भेज देते हैं, यस, जबकि वहाँ भी बायोमेट्रिक को जो मैंडेटरी किया गया है। यस सर। तो आपको नहीं लगता है कि लूप होल है उसमें? सर लूप होल्स है, बट उसका स्ट्रिक्ट विजिलेंस होना चाहिए, उस पे स्ट्रिक्ट एडहियरेंस होना चाहिए। एक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है टुवर्ड्स द स्टूडेंट्स, द टीचर्स, सबकी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल एज इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है उस केस में। अच्छा, अभी बिहार में जो महिला आयोग की जो अध्यक्ष है वो कौन है? सॉरी सर। नहीं पता है। नीतीश कुमार तो इतना महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं। आपके हिसाब से क्या अभी तक नहीं किए? और क्या करना चाहिए महिलाओं के लिए? सर महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम हुआ है बाय बाय द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल एज वेल एज एट द सेंट्रल लेवल। एक ग्राउंड लेवल पे सेफ्टी पे और काम हो सकता है, बिकॉज़ क्या? सिंस जैसे अभी हम लोग शक्ति ग्रुप्स में आया है पुलिस का, तो उसका बेटर इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है। अभी पायलट बेसिस पे आया है, उसका हम लोग और विस्तार रूप से उसको हम लोग कर सकते हैं। स्पेशली फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली जैसे कॉलेजेस के सामने जहाँ पे ईव टीजिंग का मामला होता है, तो वहाँ पे बेटर इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है टू इंश्योर सिक्योरिटी ऑफ द गर्ल्स इन द स्टेट। अच्छा, आप बीटेक किए हैं तो यस सर। लास्ट ईयर में आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया होगा। यस सर। कौन-सा प्रोजेक्ट पे आपने काम किया था? सर मेरा प्रोजेक्ट वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम के ऊपर था, जो जिसमें हम लोग इंटीग्रेशन आईओटी एंड क्लाउड बेस्ड कंप्यूटिंग का करते थे। तो कई बार आपको लगता है नहीं कि पूर्वानुमान होने से पहले पूर्वानुमान कुछ और किया जाता है और उसका रिजल्ट कुछ और आता है। यस सर। तो ये क्यों होता है? सर इट इज़ पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, जो कि कोई भी साइंटिफिक फील्ड में आप जाते हैं तो एक बार में
जो भी रिक्वायर्ड रिजल्ट से ज़रूरी नहीं है कि वो आ जाए। तो एक एक्सपेरिमेंटेशन एक प्रोसेस है जहाँ पे हम लोग इनपुट्स देते हैं, प्रोबेबल आउटकम्स का हम लोग करते हैं, एंड उसी में हमारा अगर वर्क करता है तो उस पे एन्कोडिंग डिकोडिंग होती है एंड देन वी गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट्स। आपके हॉबी में है कथक डांस, कुछ हुँ। कलाकार का नाम बताइए? सर इंडिया के जो वन ऑफ द मोस्ट फेमस है पंडित बिरजू महाराज हैं। देन हमारी सितारा देवी हैं, उनको वुमेन क्वीन ऑफ कथक कहा जाता है। कंटेम्प्रेरी में पटना से बेसिकली रानी कमम हैं, जिन्होंने सूफी डांस एंड कथक को कोलैबोरेट करके वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे भी उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दी है। रिसेंटली कोई आपने मैच देखा है? क्योंकि आपके स्पोर्ट्स में वाचिंग क्रिकेट। ये सर अभी रिसेंटली इंडिया न्यूजीलैंड का T20 सीरीज़ हो रहा है, ऑल्सो आईसीसी का अंडर 19 वर्ल्ड कप भी चल रहा है, अभी वुमेन्स का भी मीन्स WPL चल रही है। तो कौन सा ये संस्करण है? सॉरी सर? ये कौन सा अभी सीजन चल रहा है? सर आई गेस 4th सीज़न चल रहा है WPL का। आई एम नॉट कंप्लीटली श्योर। पिछले जो आईपीएल की कौन थी विनर टीम? आरसीबी थी, पिछला आईपीएल का वुमेन का। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। ठीक, ओवर हो गया, थैंक यू। हो गया। फीडबैक के लिए बुलाया। आइए भव्या, प्लीज। कैसा लगा खुद का इंटरव्यू? सर आई फेल्ट कि और बेटर हो सकता था और कॉन्क्रीट आंसर्स मैं दे सकती थी। हाँ, तो शॉर्ट में आंसर करिए, टू दी पॉइंट्स है ना, आप थोड़ा लॉन्ग जा रहे हैं और अच्छा। हैंड भी आपके क्रॉस हैं, तो थोड़ा सा सही सीधा रखिएगा तो ज़्यादा, और आंसर काफ़ी फास्ट आप दे रहे हैं। अच्छा। तो आप बताइए कि है ना कि 60+ लोग बैठे होंगे, इस तरीके से आंसर आप इतना तेज़ी से बोल के निकलिएगा तो फिर वहाँ दिक्कत हो सकती है। तो ओके। थोड़ा स्मूथली बोलना है, हल्का सा पेस को स्लो कर लेना है, ठीक है? ठीक है बाद सर। बाकी में भव्या, यस मैम। आपका इंटरव्यू अच्छा था, बहुत अच्छा था। हम्म, जैसे सर ने बताया आपको बहुत ज़्यादा फास्ट बोल रही हैं, ठीक है। हम्म, तो मान लीजिए जैसे आप धीरे धीरे पॉज लेके बोलेंगी तो आपको भी एक क्लैरिटी आएगी कि आप बोल क्या रही हैं, एंड सामने वाले को भी वो अटेंशन रहता है। ओके। एंड जैसे ही आप मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जंप करती हैं तो वो हमें गैप दिख मिलता नहीं है, अच्छा। कंटिन्यूअस हो जाता है। ओके। तो पॉजनेस एक डालना पड़ेगा आपको अपने आंसर में, और थोड़ा सा स्लो करना है पेस, ओके। बहुत फास्ट, ठीक है। तेज हाँ, आपने सही पकड़ा, थोड़ा कंक्रीट आपको आंसर देना है, हम्म। कंसाइज में बताइए, हम्म। ज़्यादा लेंदी नहीं करने की जरूरत है। जो भी मेजर पॉइंट है वो बता ओके। दीजिए। एंड बोर्ड मेंबर्स को चाहिए होगा कि उस पॉइंट को आप ज़्यादा इलाबोरेट करें, तो हम्म। ऑब्वियसली वो वैसा आपको बताएंगे कि प्लीज इलाबोरेट इट, या वो पॉज हो जाएंगे, ओके। आपको आपको बोलने देंगे वो कि हाँ इसको आप इलाबोरेट कीजिए, ठीक है। कमिंग बैक टू द सिटिंग पोजीशन, अच्छा था आपका, बस वो हैंड का इश्यू Yes, था, yeah. बीच बीच में आपके जेस्चर्स भी हो रहे थे, Okay. ठीक है। लेकिन ठीक है, उतना हल्का फुल्का होता है तो वो माइनर इशू है, उसके लिए इतना नहीं करना पड़ता है कि हमें बिल्कुल स्ट्रिक्टली ऐसे बैठना होता है, तो उस पर आप वर्क कर सकते हैं। Okay. एंड द कंसेप्ट आपके क्लियर हैं, ज्योग्राफी भी आपका अच्छा पकड़ है, जितना सर ने पूछा मैंने पूछा आपसे। कथक डांस से भी आई थिंक यू हैव प्रिपेयर वेल, ठीक है। जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड जैसे एसआर के आपने डाला है तो थोड़ा कन्वेंशनल नहीं है, ज़्यादातर लोग एसआर को अभी इधर ऊपर डालने लगे हैं, बट एसआर आपने डाला है तो बीआरएस सर्विस में आता है। एसआर क्या करता है तो डायरेक्टली आप बता देते हैं कि रेवेन्यू जनरेट करता है, स्टैम्प ड्यूटी कलेक्ट करता है, रजिस्ट्रेशन फी कलेक्ट करता है, रेवेन्यू जनरेटिंग सोर्स है। फिर आपने उसमें डिजिटलाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स के बारे में बात की, तो वो तो अच्छा था क्योंकि वो अभी सरकार कर रही है तो आपने उसको मेंशन किया। सो ओवरऑल आपका बहुत अच्छा इंटरव्यू था, द नॉलेज इज ऑल्सो रिफ्लेक्टिंग इन द इंटरव्यू, ठीक है। बस थोड़ा सा 2-3 पॉइंट्स है, स्लो करना है, थोड़ा कंसाइज रखना है, एंड बहुत हड़बड़ाहट नहीं दिखाना है। लेट द बोर्ड मेंबर एकदम क्रॉस में जल्दी हो रही थी तो मेरी भी पेस थोड़ी लेट तेज द हो गई। बोर्ड मेंबर्स टू कंप्लीट देयर क्वेश्चन, ओके मैम। देन टेक अ 1 सेकंड 2 सेकंड पॉज, फिर Okay, उसके बाद आप बोलिए, ठीक है। ठीक है। इतना भी नहीं है कि बिल्कुल दम रैपिड फायर चल रहा है ना, Okay, हॉट yes, सीट sir. पे आप नहीं बैठे हो। ऑलराइट, तो अच्छा था आपका इंटरव्यू। हमको लगता है कि ठीक है, थोड़ा सा माइनर इशू काम कर लीजिएगा तो 85+ आपके स्कोर आ सकते हैं, है ना, क्योंकि आपकी पकड़ अच्छी सब्जेक्ट के ऊपर, तो अच्छा जाएगा। मेंस कैसा गया है? सर अच्छा गया। अच्छा गया। डीआई डीआई तो ठीक था, मतलब उसके जो 3 रेशियोज वाला था तो उसमें बाद में पता ही चला कि सही रहेगा, तो लेट्स सी। ठीक है, कोई अच्छा जाएगा, हमको लग रहा है कि आपका आएगा अच्छा, रैंक भी आएगा अच्छा, अच्छा जाएगा आपका। ठीक है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। All the थैंक यू। best. थैंक यू सर।